आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष में। यहाँ पर हम बिहार के चाणक्य वेद सर और बिहार के लाल आदित्य सर से जानना चाहेंगे कि बीपीएससी एग्जामिनेशन क्या है, इसे कौन दे सकता है, नौकरी के साथ साथ आप बीपीएससी की तैयारी कैसे करें और इस एग्जामिनेशन में सफलता कैसे पाएं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आदित्य सर से कि बिहार में सरकारी नौकरी का आखिर इतना भौकाल क्यों है। बिल्कुल मैम, जैसा कि मैम ने बताया कि भौकाल क्यों है, तो भौकाल शब्द ही अपने पीछे सब कुछ बयां करता है। क्योंकि देखिए इसके दो कारण हो जाते हैं। एक तो पहला कारण होता है कि हमारे यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर जो यानी कि खेती की स्थिति जो है वो बिल्कुल डमाडोल है। मोस्टली जितने हमारे व्यूअर्स हैं मैम, ज्यादातर बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ज्यादातर वहां पे कृषि से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो भली भांति परिचित है कि क्या कृषि की हालत है। दूसरी चीज, इतना बाढ़ आता है, कृषि जो बचा कुचा एक सीजन खराब हो जाता है, आधा सीजन उधर दक्षिण बिहार में सूखा में खराब। फिर बचा आपका सेकेंडरी सेक्टर, तो यही कारण से कुछ कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आ रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी, इस चीज को तो हम एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जैसे ईमानदार अधिकारी जब जाएंगे तो जरूर इसको बेहतर करेंगे, ये तो हो ही सकता है। इसके अलावा जब हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है वो है टर्सरी सेक्टर का, और टर्सरी सेक्टर में भी जो गवर्नमेंट जॉब का मैम है, एक जो सिक्योरिटी का जो सेंस मिलता है, साथ ही साथ सिक्योरिटी के सेंस के साथ उसमें जो एक अंदर से आती है कि हाँ समाज में एक प्रेस्टिजियस जॉब, एक आपके मान के चलिए कि समाज में उसको एक इज्जत मिलेगी, एक आर्थिक स्थिति से उसकी जो निजात मिलेगी। तो ऐसे तमाम तरह के एस्पेक्ट्स आपको टर्सरी सेक्टर मुहैया कराता है। उसमें भी बीपीएससी जैसे सिविल सर्विस एग्जाम जो कि आपको एक ऑफिसर रैंक और रातों रात आपको स्टार बना देते हैं, तो वो भी एक, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मैम, फादर्स की लेगेसी होती है। आसपास के मोहल्ले में आपको बहुत सारा नाम हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं ना कि हर मोहल्ले में हर घर में एक इंजीनियर नजर आ जाएगा, उसके बाद उसका भी कहीं ना कहीं कोई साला मिल एग्जैक्टली, और उसके मतलब कि मोहल्ले में एक डॉक्टर नजर आएगा, लेकिन अधिकारी ढूंढने से मिलता है। तो यही कारण है कि एक मिला जुला करके इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है और एक गवर्नमेंट जॉब को लेकर के एक भोकाल होता है। बाकी मैम, लेकिन गवर्नमेंट जॉब को लेकर के भोकाल और उसमें भी बीपीएससी एग्जाम को लेकर के भोकाल, तो बीपीएससी एग्जाम आखिर मैम है क्या और कौन बच्चे दे सकते हैं, मैं जानना चाहूंगा, आप जरा बताएं इसको। राइट सर, तो हमने ये तो समझ लिया कि बिहार एक पढ़ा लिखा राज्य और इसमें बीपीएससी एग्जामिनेशन का भौकाल। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये एग्जाम क्या है, तो हम आपको बता दें कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन है 20 साल से अधिक, तो 20 साल से लेकर 37 जो कि जनरल मेल है, और फिर आरक्षित कैटेगरी के लिए ये +3 +4 +5 हो जाता है। आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ये हो गई एज क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस एग्जामिनेशन में 3 चरण होते हैं। 150 नंबर का प्रीलिम्स है, फिर मेंस है और इंटरव्यू है। तो इन 3 चरण को आप क्रॉस करते हैं और अब बिहार में सबसे बड़ा ऑफिसर बन जाते हैं एकदम, और बिहार में आपको मिल जाता है ये गवर्नमेंट जॉब, जिससे आपका फ्यूचर एकदम सेफ और आपके पास पावर है, फादर लीगेसी हाई हो चुकी है, आपके पढ़ने लिखने का कुछ फायदा है और कम से कम आपका जीवन जो है वो शांति से कटेगा। लेकिन इस एग्जाम की तैयारी शुरुआत कैसे की जाती है, फ्रॉम द स्क्रैच हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये हम जानेंगे वेद सर से। थैंक यू मैम। और जैसा कि दोनों ने बताया अभी दोस्तों आप लोगों को कि इससे आप लोगों को काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं, काफ़ी सारी एक अच्छी नौकरी है, जैसा कि भौकाल शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों। लेकिन साथ में आप लोगों को मौका मिलता है कि आप जिस समाज में पैदा हुए, जिस समाज के लिए आप यहाँ पर हैं, उस समाज में आप शांति स्थापित कर सकें, उस समाज के लिए आप कुछ कर सकें। क्योंकि ये ना केवल आपके परिवार और केवल आप तक सीमित है मामला, बल्कि ये आप उस समाज के लिए भी देने वाले हैं जिस समाज से आपने काफ़ी कुछ लिया है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब क्या हैं, सोशल एनिमल्स हैं, हम उसी समाज से बने हुए हैं। तो दोस्तों उस समाज में काफ़ी सारी समस्याएं भी आप लोग देखते हैं। तो इन समस्याओं के समाधान के रूप में ही आप ये अध्ययन करते हैं। जो पठन पाठन का काम होता है वो सब इसी के लिए होता है कि आप समस्याओं को समझें और उन समस्याओं का समाधान करें। जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों, हमारे समाज में केवल एक ही वर्ग है या एक ही जाति या एक ही भाषा नहीं है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे वर्ग हैं। तो जब आप एक प्रशासक बनेंगे, आप जब एसडीएम में डीएसपी बनेंगे, तो केवल एक ही जात या एक ही वर्ग के लिए बनेंगे, बल्कि आप पूरे समाज के लिए बनेंगे। क्योंकि जहां पर भी आपकी पोस्टिंग होगी, जहां पर भी आप नियुक्त होंगे दोस्तों, वहां पर आपके सामने बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी भाषाएं होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपको उन सभी के लिए सम्मिलित रूप से काम करना है। और वही अधिकारी जिसे कहते हैं कि आप दोस्तों कई बार देखते होंगे ऐसे अधिकारी जब सर पोस्टिंग होते हैं तो आप देखते हैं पूरा जिला उनके लिए रोता है।
फूल माला उनके लिए पहनाता है। तो कहीं ना कहीं आपको केवल यहाँ पर अपनी पावर के लिए काम नहीं करना है, पावर आपको मिलेगी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी। एग्जाम पास करना एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन अल्टीमेटली उस समाज के लिए कुछ काम करना, उस समाज को सर्व करना, नेशन को सर्व करना, दोस्तों ये इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और इस तरीके से यदि आप आगे बढ़ते हैं सकारात्मकता के साथ में, यानी कि पॉजिटिविटी के साथ में, तो यकीनन आप एक अच्छे अधिकारी तो साबित होंगे दोस्तों, लेकिन आगे चलकर आपका भी नाम उस इतिहास में दर्ज होगा, जैसे हम लोग इतिहास में सर काफी नाम पढ़ते भी हैं। अब दोस्तों जब इतने बड़े दायित्व के साथ आपको नौकरी मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ आपको मेहनत भी उस स्तर की करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कहते हैं ना, एक सर यूपीएससी में ऐसे भी आया था इनफैक्ट कि बड़ी जिम्मेदारी जब आती है तो आपके साथ में बड़े कहीं ना कहीं बड़ा पद जो है बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। तो ये जिम्मेदारी दोस्तों हर तरीके की होती है। ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी है जिसमें आप पूरे समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। केवल आपके लिए नहीं है बल्कि ये पूरे समाज के लिए है। और ये बहुत गौरवशाली बात होती है जब आप बनते हैं अधिकारी, और ये आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे समाज के लिए गौरव की बात होती है कि हमारा यहाँ से जो बच्चा है वो सिलेक्ट हुआ है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, ये सिलेक्शन तो बहुत जरूरी है, लेकिन इस सिलेक्शन के लिए केवल कल्पना मात्र नहीं होनी चाहिए, ये एक यूटोपिया नहीं होना चाहिए। उस कल्पना को आपको धरातल में भी उतारना है, और धरातल में उतारने के लिए आपको जरूरी है कि आप उसके लिए प्रतिबद्ध रूप से मेहनत करें, लगे रहें, आगे बढ़ें। और दोस्तों इसमें सहायता करने के लिए आपके साथ किताबें तो होती ही हैं, जो कि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ऑथेंटिक जो भी आपकी जो और बुक्स होती है मार्केट में अवेलेबल, वो सब तो होती ही हैं, लेकिन दोस्तों साथ में आपके गाइडेंस के लिए मेंटर के रूप में हम जैसे शिक्षक भी लगातार मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो आपको शुरुआत से अपनी इस तैयारी को आगे बढ़ाना है, और बढ़ाने के क्रम में आप किताबों का उपयोग कर सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत यूजफुल किताबें हैं इसके लिए। और साथ में दोस्तों यदि हम बात करें तो इसमें 3 चरण मैंने बताई थी आप लोगों को कि प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। और इन तीनों के लिए ही केवल फैक्चुअल डाटा ही कलेक्ट नहीं करना है आप लोगों को, उसमें आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में और आपके व्यक्तित्व के निर्माण के साथ में आप आगे बढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली ये व्यक्तित्व ही है दोस्तों जो आपको इस समाज में ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो सर ने एक बहुत ही एडवांस लेवल की बात की, तो हमारे दिमाग में सर पहले क्या आता है कि नौकरी लग जाएगा तो कम से कम जिनके यहाँ आर्थिक तंगी है तो घर में पैसा आ जाएगा, थोड़ा बहुत और एडवांस होंगे, घर बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। लेकिन सर ने समझाया कि आप इस नौकरी को, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये जॉब करना है, ये जॉब नहीं है, ये सेवा है जो कि आप जनता के लिए करते हैं और समाज में इक्वालिटी के लिए करते हैं, समानता के लिए करते हैं। सर ने बताया कि विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको यहाँ पर शक्ति तो मिल ही रही है, लेकिन आपको बहुत सारे आपके दायित्व भी बढ़ जाते हैं। अब बात आती है एनसीईआरटी एग्जाम्स की, जो कि कोट किया गया। एनसीईआरटी के बुक्स की बात आती है। एनसीईआरटी के बुक्स आप कैसे पढ़ेंगे? क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आप एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ लें, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। उसके बाद आप साइंस को भी उठा लीजिए और साइंस को आप साइमल्टेनियसली पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये है एनसीईआरटी। तो सर एनसीईआरटी के हमने मान लीजिए बुक्स पढ़ ली है, हमने वीडियोस देख लिए, अब याद नहीं रहती चीजें, हम भूल जाते हैं क्या हमने पढ़ा, उसको हम किस तरह से लिखें, नोट्स कैसे बनाएं। सर इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें। बिल्कुल। देखिए सिंपल सी चीज है ना, जैसे आप भूलते हैं और भूलने की बीमारी बहुत कॉमन है, और सबसे बड़ी चीज होती है ना सर कि भूलना कोई बुरी बात नहीं है, भूलने मतलब आप इंसान है। सिंपल सी चीज, आप भूलने मतलब इंसान है। और एक स्टडी के मुताबिक मैम कहा गया है कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो आप उस चीज को अगले दिन अगर 24 घंटे के अंदर उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे तो 80% आपके दिमाग में रहता है, 20% आप भूल जाते हैं। 15 दिनों के बाद 50% भूल जाते हैं, और महीने के बाद आपके पास सिर्फ 10% रहता है। और कुछ समय के बाद ऐसा लगता है बस आपने उस चीज को पढ़ा है लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है इस चीज को, भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए रिवीजन, और उसमें बैक टू बैक रिवीजन करना होता है। और एनसीईआरटी के बारे में मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे एक अच्छा डॉक्टर होता है ना, वो नब्ज को पकड़ के बता देता है कौन सी बीमारी है, बिल्कुल एकदम बेसिक चीज होती है। तो वैसे ही एनसीईआरटी पढ़ना मतलब कि आप बिल्कुल नब्ज से चीजों को लेकर के जा रहे हैं। और एनसीईआरटी के साथ ही साथ रेगुलर करंट अफेयर्स करना, मतलब यूं तो कहा जाए महीना तो मैम फरवरी का है, लव अफेयर का महीना है, लेकिन सारे बच्चों जितने भी लोग हैं उन लोगों को आप सबको ध्यान देना चाहिए करंट अफेयर्स पे। तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि करंट अफेयर्स की क्या भूमिका है, करंट अफेयर्स को कैसे स्टैटिक सब्जेक्ट से रिलेट करना है, साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में एक तो अपना अलग सेक्शन ही होता है जीएस 1 में, और साथ ही साथ जीएस 2 के जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी हैं, जैसे अभी इसी बार क्वेश्चन आया था, एलिनो वाला क्वेश्चन आ गया था, मॉनसून वाला क्वेश्चन था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसको कैसे करंट से स्टैटिक से रिलेट करें, उससे रिलेटेड मैं चाहूंगा कि आप बताएं बच्चों को कैसे आप उससे कर सकते हैं। बिल्कुल सर।
तो करंट अफेयर्स, पहले तो हमने ये क्लियर कर लिया कि एनसीईआरटी जो है बहुत जरूरी है, ये मैंडेटरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इसे स्किप करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा 6 से लेकर 10, और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको 11 12 भी जाना पड़ेगा, खासकर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, तो पहले कैसा था पैटर्न एग्जाम का, थोड़ा सा अलग था, ऐसे टिक टिक वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। तो लोग क्या करते थे कि सब्जेक्ट्स अपना पढ़ लेते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिए, साइंस पढ़ लिए, और लास्ट में जब ट्रेन पकड़ना होता है सर, तो वो कुछ बुक्स ले लिया ऐसे कुंजी और रात में वो सारे क्वेश्चन ऐसे याद कर लिए। अब वो पैटर्न नहीं, अब वो नहीं हो सकता है। आपको रोज डेली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? न्यूज़पेपर से पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालना पड़ेगा। ये एक हैबिट है, एक गुड हैबिट है, अच्छी हैबिट है। जैसे आदित्य सर रोज जिम जाते हैं, तो वैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छी हैबिट है। आपके दादाजी भी पढ़ते हैं, आपके पिताजी भी पढ़ रहे होते हैं, उनको कोई एग्जाम नहीं देना है, इट इज अ हैबिट, वो इनकलकेट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है वो धीरे धीरे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे, आपको समझ में आने लगेगा अपने सिलेबस से ओरिएंटेड कि आपको कौन सा कॉलम पढ़ना है। इसे समझ के पढ़ना होगा। और ये इतना सुंदर सब्जेक्ट है कि अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे तो आपका मोर देन 50% तैयारी हो जाता है। अगर पॉलिटी का कोई आर्टिकल न्यूज में, जैसे अभी यूसीसी न्यूज में है, आपने करंट अफेयर्स में यूसीसी पढ़ा और उसके बाद आपने उसको पॉलिटी के बुक से पढ़ लिया। ज्योग्राफी में एल नीनो न्यूज में है, आपने एल नीनो पढ़ा, आपने उसको अपने ज्योग्राफी के बुक से पढ़ लिया। इसी तरह से आपको सब्जेक्ट के साथ उसको ओरिएंट करना पड़ेगा। ऐसे जो हड़बड़ी वाली बात होती है ना कि पढ़ लेते हैं जल्दी से और फैक्ट्स याद कर लेते हैं, एक एक लाइन पढ़ लेंगे और उसके बाद जाके एग्जाम में वोमिट कर देंगे, वो खत्म हो गया है। आप स्थिर से जुझारूपन के साथ एकदम बुझा के, जिसको बोलता है पढ़ना, उसको आप पढ़िए फड़िया के, और आप उससे नोट्स बनाइए। नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और आपके करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स आप क्लास देख सकते हैं, बीपीएससी उत्कर्ष पे होती है क्लास, मेरी होती है 8 बजे। उसके बाद आप वीकली क्लास देखिए, सैटरडेज को हम वीकली क्लास करते हैं, और फिर आप मंथली क्लास देखें। इसके लिए आप एक मंथली मैगजीन भी ले सकते हैं और आप वहां से बार बार रिवाइज कर सकते हैं चीजों को, राइट। मैम एक और चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा, आपके मंथली वाली चीज हो गई। एक समस्या आ रही थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैम, एडिटोरियल को, जो हम जैसे बिहार के स्टूडेंट्स, और बिहार में मोस्टली दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, तो यार उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है मैम कि वो एडिटोरियल्स को देखते ही लगता है कि यार क्या है, कैसे करें, कितना भारी भरकम है। तो उसके लिए भी कुछ है क्या मैम? तो जरा वो भी जरा मैं चाहता हूँ बच्चों को पता चले। तो एक ना वो था कि नहीं मैं हिंदू ही पढ़ूंगा, नहीं समझ में आता था। मैं अपनी रूममेट का बात बताती हूँ, वो हिंदू पेपर लेती थी और उसको शाम बजे 4 बजे मैं उसे जाके उठाती थी। तो मैंने पूछा कि लिया क्यों है? पढ़ना है वो ठीक है, अंग्रेजी उसका नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक ट्रेंड है कि भाई लेना है द हिंदू। आप ऐसे मत कीजिए, आपको जो भी पेपर समझ में आता है, हिंदुस्तान है, जनसत्ता है, इंडियन एक्सप्रेस है, आपको जो भी पेपर समझ में आता है आप उसको पढ़िए। एक हमने सर पहल शुरू की है 10 मिनट एडिटोरियल का, कि जो भी न्यूज में है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम उसके एडिटोरियल को पढ़ा के बता देते कि भाई ये इसका संक्षिप्त में चीजें हैं और एग्जाम में क्या आ सकता है, साथ ही साथ उसको लिखना कैसे है, जैसे कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, प्रभाव, और लास्ट में हमने वे फॉरवर्ड कर दिया कि कैसे उसको आगे, उसकी क्या मशवरे हैं। तो इसको हम इस तरह से पैटर्न में हमने शुरू किया है और आपको शाम के 6 बजे ये मिलता है। शाम के 6 बजे 10 मिनट का एडिटोरियल है, आप समझ जाइएगा। ये एक सिलसिला है, रोज आप करेंगे, धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आने लगेगा, राइट। ये तो मैम है ही। और एक द हिंदू से आपने बोला अपने फ्रेंड्स का, मुझे भी एक कहानी याद आ गई। जब मैं शुरुआत में प्रिपरेशन कर रहा था, ऑब्वियस सी बात है, वहां से आया था, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में, एक मेरे भी सीनियर ने सलाह दी कि द हिंदू पढ़ो। अब 6 महीने तक मैं पढ़ता रहा। 6 महीने बाद मुझे पता चला कि द हिंदू पढ़ो, अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। नहीं, द हिंदू पढ़ने के लिए अंग्रेजी ऑलरेडी अच्छी हो चुकी है। तो उसके बाद आपका जो मैंने क्लास देखा ना, उसकी सबसे अच्छी खास बात क्या पता है? उस क्वेश्चंस को या फिर जो भी आपके आर्टिकल्स, उन आर्टिकल को आप एक्सप्लेन करते हो उनकी भाषा में, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और फिर उसके बाद जब हम उस आर्टिकल को रीड करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से उस चीज को हमें समझ में आ जाती है। बिल्कुल। बाकी एक और मेरा मैम करंट अफेयर्स को लेकर के कंसर्न है कि करंट अफेयर्स की हम प्रिपरेशन करते, जैसा कि हमने बताया कि अब पहले वाला पैटर्न रहा नहीं, कैसे लेकर के जाना है। मैं चाहता हूँ मैम आंसर स्ट्रक्चर में जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, तो हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा और स्टैटिक वाले में आ जाए। जैसे पहले यूपीएससी में एक क्वेश्चन था कि पहले पानीपत पूछता था, बोलता कि पानीपत में युद्ध क्यों हो रहा है, क्या उसके पीछे का कारण है। तो इसको मैम करंट अफेयर्स को अगर हम ऐड करते हैं स्टैटिक में, तो क्या उसके कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेंगे बच्चों को मेंस में? बिल्कुल सर। जैसे आपका भी जो सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल है ना, 10 बजे रोज सर की क्लास होती है बिहार स्पेशल की, तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं। हमने जो मुद्दा है वो तो लिख ही दिया,
करंट में अगर वो मुद्दा है हम उसे एक पैराग्राफ में मेंशन करें और बिहार स्पेशल में वो चीज जो है उसे मेंशन करें, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मार्क्स तभी आ सकता है। और बाकी इसका क्या प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए वो हम वेद सर से जानेंगे। मैम सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने कहा कि करंट अफेयर की हम बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स की हम बात करते हैं, तो वो न्यूज़पेपर्स जो होते हैं दोस्तों उसमें जब आप पढ़ते हैं एडिटोरियल्स तो वो समझ बनाते हैं आप लोगों की, जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना किसी चीज़ को देखने की, क्योंकि केवल दुनिया में एक ही विचार नहीं है, दुनिया में बहुत सारे विचार चलते हैं, ठीक है। अब इन सब विचारों को समझने के लिए आप उन एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं और हर विचार से दुनिया को देखने का काम करते हैं या किसी भी एक न्यूज़ को आप देखने का काम करते हैं। तो जरूरी है कि आपको ये जो एडिटोरियल्स हैं ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज प्रदान करते हैं और आपका नजरिया ब्रॉड करते हैं, आपका नजरिया बड़ा करते हैं। दोस्तों होता क्या है, जो दर्शन होता है ना, जो फिलॉसफी होती है किसी व्यक्ति की, वो उसकी परिस्थितियों से निर्मित होती है। तो आपकी भी कोई ना कोई फिलॉसफी होगी जो आपके विचार हैं। तो ऐसे में आपका केवल हो सकता है एक विचार हो और आप चीजों को एक ही विचार से देखते हो, लेकिन वहां पर आपको कई प्रकार के विचार देखने को मिलेंगे। तो वही ताजमहल जो है दोस्तों, यदि कोई एक तरीके से लिबरल देखता है या उदारवादी देखता है तो वो उसमें देखता है कहीं ना कहीं प्रेम का प्रतीक है या प्यार का प्रतीक है। लेकिन अगर उसी ताजमहल को अगर कोई मार्क्सवादी देखता है तो उसको देखता है कि उसमें उसको खून की बूंदें दिखाई देती हैं, क्योंकि वो उसको उस तरीके से देख रहा है दोस्तों। तो मतलब कहने का ये है, अगर उसको नारीवादी देखता है तो सर वो देखता है कि इसमें तो ये क्यों पुरुष ने नारी को दिया, क्यों नारी ने पुरुष को नहीं दिया। तो मतलब कहने का ये है दोस्तों कि कई सारे विचार जो है वो एक साथ चलते हैं और आपके लिए जरूरी है कि आप सभी विचारों को एक समान रूप से देखें, समझें और उसके हिसाब से चीजों को एनालाइज करें। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं पीसीएस की या फिर अधिकारी बनने की, तो वहां पर आपको हर तरीके की समझ होनी बहुत जरूरी है और उस समझ के अनुरूप ही आप आपका आंसर फ्रेम करेंगे। जब हम बात करते हैं आंसर्स की और उससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स की दोस्तों, तो जैसा करंट अफेयर मैम ने बताया कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो अल्टीमेटली दोस्तों करंट अफेयर जो है ये कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हर सब्जेक्ट का ही एक तरीके से क्या है, अपडेशन है। जैसे कोई चीज आप मान के चलिए भाई, अगर हम बात करें कॉलेजियम की, तो कॉलेजियम आप न्यूज में रहता है, तो कॉलेजियम दोस्तों आज थोड़ी बना है, कॉलेजियम न्यूज में है आज, लेकिन कॉलेजियम बना तो 1993 में था। तो आप लोगों को बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी समझ भी बेहतर होगी, साथ में आप करंट अफेयर्स भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो एक तनाव लेकर नहीं चलना है कि सर करंट अफेयर तो हमको केवल रटना ही पड़ेगा, नहीं, रटना नहीं होता। ये करंट अफेयर का मतलब ये हो गया कि आपका जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है, ये उसी का विस्तार है। कोई भी चीज आप देखते हैं, जैसे अभी सर सुप्रीम कोर्ट में एम नागराज केस आया था आरक्षण को लेकर, तो फिलहाल अभी सरकार ने आरक्षण को लेकर एससी एसटी में क्रीमी नॉन क्रीमी की बात चल रही है कि वहां पर अभी कमेटी बनाई जाएगी। तो ये केस आज का नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको 1963 के बालाजी बनाम मैसूरा जी पे जाना पड़ेगा। तो मतलब कहने का ये है कि करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर को आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जो बेसिक सब्जेक्ट है उसके साथ में मिलाकर पढ़िए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी शुरुआत करंट अफेयर से हो रही है। तो जहां पर भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं उन टॉपिक्स को आप जाकर तुरंत क्या करेंगे, आप अपने उस बेसिक सब्जेक्ट से जाके कोरिलेट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका एक आंसर अपने आप में फ्रेम हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई ना कोई नया मामला जो होगा वही आपको वहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन वो जुड़ा तो हुआ है उसी चीज से जो कि पहले से बेसिक में दी हुई है। तो इस तरीके से चीजों को आप तैयार करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, केवल फैक्चुअल डाटा परोसना ही अब बीपीएससी का उद्देश्य नहीं है। पहले एक समय था जब आप रट के काम कर सकते थे, लेकिन आज का दौर दोस्तों, चाहे हम यूपीएससी की बात करें, और आज जहां दोस्तों सर आप देख रहे हैं कि यूपीएससी के लगभग लेवल के बराबर आ गया है बीपीएससी, मेंस भी और इवन प्री की भी सवाल आप देखिए 69 बीपीएससी में आपने देखा दोस्तों कि कहीं ना कहीं यूपीएससी को टच करने का प्रयास किया गया। तो आपका अप्रोच वैसा होना चाहिए, वन लाइनर चीजों से काम नहीं चलेगा। आपका जो अप्रोच है वो उस तरीके से होना चाहिए कि आप उस चीज को समझ के लिख सकें। तो आपकी निर्भरता शिक्षक पर तो है ही है, लेकिन दोस्तों उस निर्भरता को वहां से हटाकर आप पे डालने का उद्देश्य होता है हमारा, ताकि हम आपकी समझ को निर्मित कर सकें, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है हम उसको बना सकें। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, सिनॉप्सिस बनाइए, आपके जो करंट अफेयर है, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनके आप जो हैं शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिसको आप लोग आसानी से रिकॉल कर सके एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से जब आगे बढ़ते हैं तो यकीनन दोस्तों आपको इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर समझ विकसित करना बहुत जरूरी है, वो किसी भी विषय के लिए जरूरी है। तो करंट अफेयर दोस्तों आप लोगों को काफी आसानी से समझ में आएगा और आप करंट अफेयर से अपने बेसिक को जोड़ सकते हैं, बेसिक से आप करंट अफेयर को जोड़ सकते हैं। दैट मींस दीज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं। तो ऐसा ना सोचें कि दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये दोनों चीजें एक ही हैं। देखने का नजरिया थोड़ा अलग हो सकता है, अल्टीमेटली करंट अफेयर उसी विषय का एक विस्तार होता है। ठीक है, ये थैंक यू सो मच सर। तो आदित्य सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि बिहार में लोग जॉब भी कर रहे हैं, बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, वो अपना घर भी देख रही हैं और तैयारी भी कर रही हैं। क्योंकि बीपीएससी का साइकिल भी अब रेगुलर हो गया है, तो अंदर मन में कंफ्यूजन था कि पता नहीं कब तैयारी करना है, एग्जाम कब होगा। अब ये रेगुलर हो गया है। 30 सितंबर 2024 70वीं बीपीएससी आपकी होने वाली है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 आपका मेंस है और फिर इंटरव्यू है। तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे, किस तरह से करनी चाहिए तैयारी, जो जॉब भी मैनेज कर रहे हैं और घर भी मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल सर। देखिए मैम, सबसे पहली चीज ना, तो इस चीज की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, जॉब कर रहे हैं, हमें एग्जाम निकालना है,
तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई अलग कट ऑफ तो होता नहीं उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, उनका कोई अलग कट ऑफ, तो हमें उसी कट ऑफ के साथ उतनी मेहनत से करनी होगी। अब एक प्रश्न यहाँ पे यह बनता है मैम कि आखिर मतलब समय कैसे निकालें। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि अमूमन अगर जो आम इंसान है, जो उनके साथ काम करने वाला इंसान है, उनका ऑफिस 10 बजे तो उठेगा, 9 बजे या 8 बजे उठेगा, आपको 5 बजे उठना होगा। अगर मान के चलिए वो आम इंसान आ रहा है 5 बजे ऑफिस से, मतलब घर आ रहा है, उसका 1-8 घंटे इधर अल्ली टल्ली जो कहा जाता है बिहार में हम लोग में वैसे मार रहा है, तो आपको उस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा। एक प्रॉपर तरीके से जो वर्किंग मेल है, मैं उनकी बात पहले करता हूँ फिर फीमेल पे आएंगे, कि वो जो वर्किंग मेल है या फीमेल जो बाहर काम कर रहे हैं उन लोग के लिए ये हुआ। अब रही बात जो हाउसवाइफ्स हैं जो घर पे हैं, वो कैसे मैनेज करें। तो मतलब हाउसवाइफ का काम जो होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा होता है, मतलब भले ही उसका कोई पैमाना नहीं होता है कि कितना वो कर रहे हैं, क्या उसका ये है, क्योंकि लेकिन बहुत ज्यादा काम होता है। सुबह उठ करके घर वालों को चाय देने से लेकर के रात की रोटियां बेलने का, सबको खिला करके आखिरी खाना, हाँ बच्चे होते हैं तो और मुश्किल होता है। तो उस बीच में ना मैं मतलब कि जो ऑनलाइन क्लासेज है ना या ऑनलाइन वीडियोस जो होती हैं, लेकिन इसमें आपको देखना होगा क्या आपके काम का है और क्या आपके काम का नहीं है। क्योंकि अभी के दौर पे ना आपको पढ़ना क्या है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो उसमें जो उन लोगों के लिए क्या करना होगा कि जैसे मान के चलिए कि आपकी 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है, सुबह में ब्रेकफास्ट तैयार किया और ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं, साथ में वीडियो रख लिए, एटलीस्ट वो सुनते रहेंगे। फिर बाद में आपकी पीडीएफ चली गई हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उस पीडीएफ को एक बार देख लिया। फिर उसके बाद 10 बजे लंच तैयार कर रहे हैं, 10 बजे दिन का खाना के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी क्लास देख ली। या रात को 8 बजे मान के चलिए कि वेद सर की पॉलिटी की यूट्यूब पे क्लास चल रही है, उसको देख रहे हैं, रात का डिनर तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ स्मार्ट तरीके से करना होगा। और साथ ही साथ मतलब कि वो लोग तैयारी करने का सोच रहे हैं और कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है। आपने सोच लिया ना, क्योंकि एक सिंपल सी चीज होती है मैम, जॉब आज सोचते हो ना वो कल हो जाते हो। तो उन्होंने सोच लिया कि हाँ मुझे ये करना है और कर लेंगे। और बिहारी हैं और दूसरे राज्य के भी बड़े जुझारू होते हैं, ऐसे लोग बहुत जुझारू होते हैं, बड़ी जमीनी स्तर के होते हैं और वो उस चीज को कर लेंगे। बस सिंपल सी चीज है, आपको एक टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली चीज, और दूसरी चीज है कि टाइम को वेस्ट नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैम इसमें मैम आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आप एक मेरा इसी में कंसर्न हुआ, एक्सटेंडेड क्वेश्चन है कि जैसे आप लड़कियां तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी, फीमेल है, कि एक प्रेशर होता है, वैसे भी बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि घर की तरफ से कि हाँ शादी करने देंगे, तो ये एक प्रेशर होता है, बिहार में खासकर होता है। तो उन लोगों को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, तो आप थोड़ा सा इसको बढ़िया तरीके से बताएं कि वो लोग कैसे इससे अप्रोच करें। सर जैसे फेमिनिस्ट विचारधारा आजकल चल रहा है, पहले तो मैं इसको क्लियर करूंगी, ये ऐसा नहीं है कि विमेन इज मोर सुपीरियर या मेल इज इन्फीरियर, ऐसा नहीं है, बराबरी है। कि जैसे वेद सर का थॉट है कि सब बराबर हैं, सामान्य हैं, तो एग्जैक्टली वही चीज है। और हर्डल सबके लाइफ में आता है। हाँ, फीमेल के लाइफ में हर्डल्स जो हैं उनके जो क्राइटेरियाज हैं वो ये हैं कि पहले तो घर से दिक्कत, कुछ जगह, हर जगह नहीं। मैं जैसे एक बहुत ही वैसे फैमिली से आई हूँ जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट का थॉट है, मुझे बाहर जाने को मिला, स्वतंत्रता मिली, पर्सनालिटी डेवलप हुआ। तो अब पहला थॉट ये है कि कुछ जगह में नहीं तैयारी करने दिया जाता है या पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता है। तो एक हर्डल होता है कि पहले हम उस तक पहुंचे, ग्रेजुएट होना पड़ेगा ना पहले, तो हमें वहां तक पहुंचना है। सेकंड है कि क्या पढ़ना है ये खुद से एक्सप्लोर करना है। जैसे बिहार में 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक जो बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से हैं, जिनकी फैमिली को पता है कि क्या तैयारी है, कैसे करना है, और एक है जो इवॉल्व हो रहे हैं, एक है जो बीपीएससी को नहीं जानते हैं। कहीं उनके दोस्त ने बता दिया कि भाई तुम ग्रेजुएट हो, तुमको इतना जानकारी है, तो तुम तो ये परीक्षा भी निकाल लोगे, तुम अधिकारी भी बन जाओगे। तो पहले आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है सर, कि हम जाने कि ये एग्जाम है, हमारे पास उतना पोटेंशियल है कि हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। वहां तक आने के बाद आपको अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो है नहीं ना सपोर्ट सिस्टम पीछे से, तो अपने आप को पुश करना पड़ेगा। हम पेपर पढ़ें, हम वीडियोस देखें, हम क्लासेस देखें, लेकिन हाँ रेलेवेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है। और कुछ चीजों को हमको अपने टाइम मैनेज, जैसे अभी है ये ट्रेंड चल रहा है, टीनेज का ट्रेंड है, और जैसे आपने बोला कि लव अफेयर वाला मंथ है,
तो इन चीजों को हम थोड़ा अवॉइड करें। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आता है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है तो बिल्कुल आप बहुत लकी हैं, लेकिन अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप अवॉइड करें उन चीजों को और अपने लक्ष्य की तरफ आप देखें। फिर पता है क्या होगा, एक बार जब एग्जाम निकल जाएगा ना तो ये जितने प्रॉब्लम्स हैं 99% ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। आपके साथ प्रॉब्लम है कि ठीक है आर्थिक तंगी है, वो सॉल्व हो जाएगा, फादर का लीगेसी जैसे हम बोलते हैं, या समाज में एक स्टैंडर्ड है वो सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने प्रॉब्लम से जुझारूपन होने के बाद आप निकले हैं और बाकी लोगों के लिए आप एक मिसाल हो जाएंगे। फिर आपके गांव से बच्चियों को भेजा जाएगा कि हाँ देखो ये निकल गई हैं, फलाना की बेटी हैं वो निकल गई हैं, तो आपका भी हो सकता है, आप भी जा सकते हैं। आप उनके लिए इंस्पिरेशन बनेंगे और आपके पास जब पावर आएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो आप उनके लिए भी कुछ समाज में कर पाएंगे। तो ये पूरा सेल्फ इंस्पिरेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है। आपको खुद से अपने आप को पुश करना पड़ेगा अगर आप ऐसे तबके से आते हैं सोसाइटी में, राइट सर। तो सर ये थॉट भी हो गया। अब एक थॉट ये है कि हम इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, बीपीएससी एग्जामिनेशन को, और हम वेद सर से जानना चाहेंगे कि सर बीपीएससी एग्जामिनेशन के साथ, क्योंकि कम एज में भी बच्चे आ रहे हैं इसमें 21 ईयर्स के, 20 ईयर्स के, ये यूपीएससी के लिए भी सोचते हैं। यस सर। तो दोनों एग्जाम को हम कैसे मैनेज करें? मैम जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों से कि आपने भी देखा इस बार की जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट बीपीएससी का यूपीएससी के लेवल पर आ रहा है। अगर हम बात करें अन्य पीसीएस की तो यूपी पीसीएस पहले ही कर चुका है अपना, वो सेम पैटर्न है जैसे यूपीएससी का है, अगर वहां से ऑप्शन हम निकाल दें। हालांकि बीपीएससी ने भी इस बार ऑप्शनल पे ये काम किया है कि उसने उसको ऑब्जेक्टिव कर दिया, पहले ये भी सब्जेक्टिव था। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव करने से कई बार मामला ये बनता है कि सर इसका महत्व कम कर दिया गया, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनका महत्व कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि वो विषय ऐसे होते हैं जो आपके अन्य विषयों में भी आपकी हेल्प करते हैं, अन्य सब्जेक्ट में भी आपकी हेल्प करते हैं, आपकी समझ बनाने में आपका साथ देते हैं। तो ऐसे में जब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शनल है तो उसको किस तरीके से तैयार करें, जैसे कि मैम ने बताया या मैम ने पूछा जो चीज, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जब होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे अपने इस विषय को लेकर, अपने किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, जब आपका एक समग्र अप्रोच होगा तो इस समय आप लोग इसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज तो थोड़ी सी समस्या यूपीएससी में दोस्तों, एक स्तर जो होता है ना, थोड़ा सा लेवल, हालांकि उस लेवल को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं दोस्तों कि आप देखिए इस बार जो पैटर्न था वो यूपीएससी भी एक कदम आगे बढ़ गया। यूपीएससी ने भी इस बार अपना थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया अपने ऑप्शंस को लेकर, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम बीपीएससी ने भी चेंज कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज पर जहां जितने भी पीसीएस है मैम, चाहे वो यूपीपीसीएस हो चाहे वो बीपीएससी हो, कहीं ना कहीं वो आज यूपीएससी को टच करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे सर ने पहले कहा था कि मेंस में तो पहले से ही यूपीएससी को टच करते ही हैं, नो डाउट इस बार उन्होंने बीपीएससी ने भी यूपीएससी को टच करने का प्रयास किया है। और जो अप्रोच होगा अगेन मैम वही होना चाहिए कि आपके पास फैक्चुअल डाटा तो होना ही चाहिए जो कि ऑथेंटिक सोर्सेस से हो, लेकिन साथ में इसके साथ आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। अगर वहां पर अपन फैक्चुअल डाटा लेकर जाएंगे तो मेरे ख्याल से एक सवाल भी वहां पर नहीं बनेगा, लेकिन हाँ अगर आपकी समझ अच्छी है आपके विषय को लेकर और करंट अफेयर जैसे कि कहा था जोड़ के पढ़ें चीजों को, क्योंकि अल्टीमेटली सारे लाइक 40 to 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करंट से ही जुड़ के पूछे जाते हैं, वो चाहे बीपीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो अन्य कोई पीसीएस हो। तो इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर तो है ही है, लेकिन साथ में दोस्तों अगर आप लोग एक ही अप्रोच भी लेके चलें, अभी की बात तो ऐसी है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी उस लेवल पर आपको लेके जा ही रहा है जहां यूपीएससी ऑलरेडी पहले से खड़ा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अप्रोच आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे ज्यादा ध्यान दें। आप जब कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां पर अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास करें। मैंने क्या कहा दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट समझ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको वहीं से ये आयोग चाहता है कि आप उस एक चीज से बाहर निकले जिसमें आप बंधे हुए हैं, क्योंकि आपको सर्व करना है केवल अपने लिए नहीं, केवल आपकी जाति को सर्व नहीं करेंगे, अपने धर्म को सर्व नहीं करेंगे, वहां पर बहुत सारे धर्म हैं जिसको आप सर्व करने वाले हैं। तो ऐसे में आपको उन सबको भी समझना बहुत जरूरी है। समाज में काफी सारे वर्ग होते हैं दोस्तों, तो उन सभी वर्गों के लिए आपके अंदर एक समझ ऐसी बने जो कि सभी के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आपके अंदर एक प्रेरणा दे, आपके अंदर एक मोटिवेशन दे। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे कहीं ना कहीं बीपीएससी और यूपीएससी का पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट सेम तो खैर नहीं कहूंगा सर मैं, अभी भी ये है कि 60% 50% हाँ टच करता है, लेकिन दोस्तों आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि आगे आकर दोस्तों कहीं ना कहीं बीपीएससी आपको यूपीएससी टच करेगा। और अगेन वो जो क्लियरिटी है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, उस पर आपको काम करना बहुत जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर केवल फैक्चुअल डाटा तक सीमित नहीं रहना है कि ये कब आया था या इसका ये अध्यक्ष कौन है या उनका, वो सबका रिलेवेंस ही खत्म हो चुका है अब, उन सबका रिलेवेंस है ही नहीं। यदि करंट अफेयर में है तो वो 2-4 सवाल पूछ लेगा आपसे, अदरवाइज बेसिक जो कोर सब्जेक्ट है, इस बार बीपीएससी ने पूछा 42 संविधान संशोधन से क्या क्या हुआ था। इसका मतलब है कि 42 संविधान संशोधन आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। अब उस 42 संविधान संशोधन से पीछे जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि क्या है, तो समाजवाद है।
तो दोस्तों इस तरीके से फिर आप कहां से जाके जुड़ गए, विचार से। तो आप इन विचारों से दूर भाग ही नहीं सकते, चाहे वो एडिटोरियल हो, चाहे वो आपका बेसिक कंटेंट हो। इस तरीके से यदि आप चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं तो दोस्तों यकीनन आप लोग, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आप चीजों को आसानी से टैकल कर सकते हैं। और आप ये चीज भी पाएंगे कि चीजें रिपीट होती हैं, चीजें रिपीट होती हैं। इसके लिए आपकी दिशा और दशा, दो चीजें डिसाइड करता है, आपका सिलेबस और आपके पीवाईक्यूज। एक दोस्तों होते हैं पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक होता है आपका सिलेबस। ये सिलेबस जो है ये आपको दिशा दिखाता है कि आपको किस दिशा में जाना है, और उससे अच्छा साथी आपका कोई भी नहीं होगा आपकी तैयारी के दौरान। और दूसरा दोस्तों जो पीवाईक्यूज होते हैं ये आपकी दशा दिखाते हैं कि आपकी दशा क्या है, आप कितने पानी में हैं, कितने आप बाहर हैं। मतलब कहने का ये है कि आप कितने सवाल बना पा रहे हैं। ये चीजें जो है दोस्तों अब लगातार आपके साथ में होनी चाहिए। और जब हम कंटेंट तैयार करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, तो हम इन चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं और अपनी कक्षाओं में लगातार पीवाईक्यूज को ऐड करते हैं, ताकि एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उस पर जो पीवाईक्यूज पूछे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, उन तीनों को हम ऐड करके चलते हैं। तो इस अप्रोच से यदि आगे बढ़ रहे हैं तो यकीनन मल्टी डायमेंशन तरीके से आप तीनों ही एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। मैंने तो यूपीएससी कहा था, मैं आपको यूपीपीसीएस भी साथ में देके जा रहा हूं। आप तीनों को ही आसानी से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि उसी क्षेत्र से संबंधित तो मामला बनता है सर। बीपीएससी वाले बहुत सारे छात्र यूपीपीसीएस भी देते ही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल, यानी कि वेद सर का कहना है कि आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को कंसेप्चुअली तैयार रखिए, और जब भी आपका करंट अपडेट रखिए, और जैसे ही आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो आप आदित्य सर को पकड़ लीजिए, बिहार स्पेशल पकड़ लीजिए, और झारखंड स्पेशल भी आ गया है। तो झारखंड स्पेशल से याद आया कि यूपीएससी तो हमने समझ लिया कि बिहार के साथ हम यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन बिहार में सर, क्योंकि आप बहुत एक्सपर्ट हैं इस चीज के, मैं टेक्निकली जानना चाहूंगी कि बिहार में और भी एग्जाम है। और अगर मान लीजिए ऐसा सोच ले कि भाई हमको ना इस साल एकदम सरकारी नौकरी 2024 में लेना ही लेना है, बीपीएससी तो हम देंगे, और हम थोड़ा सा और भी एग्जाम देना चाहते हैं अदर देन यूपीएससी। यूपीएससी में भी थोड़ा सा अभी है कि थोड़ा लेवल थोड़ा ऊपर है और हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम बीपीएससी तक कर रहे हैं और उसके बाद के लेवल्स हम देना चाहते हैं। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए मैम, बहुत अच्छा मैम ने प्रश्न पूछे। देखिए बीपीएससी एग्जाम जो है आपका साल में एक बार होना है। तैयारी आप कर रहे हैं पूरे साल भर, सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, करेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन सर होता है ना कि अगर उसके इक्विवेलेंट देखा जाए, यूपीएससी थोड़ा सा तो ऊपर है ही, उसके इक्विवेलेंट देखा जाए तो स्टेट पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस भर सकते हैं जितने हिंदी मीडियम वाले हैं। झारखंड पीसीएस अभी आया हुआ है, उसको भर सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब कि लगभग 200 प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उसमें। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश पीसीएस फिल कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकुलरली अगर हम लोग बात करते हैं तो जेपीएससी और आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस, हमारा फ्रेंडली स्टेट भी है, बॉर्डर भी लगता है उनके साथ, तो वहां पे ना बस आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना होता है, और वो होता है उसके स्टेट स्पेसिफिक। बाकी सारी चीजें तो वही सेम ही सारी चीजें हैं इनफैक्ट। तो वहां पे जो स्टेट स्पेसिफिक चीजें, जैसे मैं बिहार स्पेशल की बात करता हूँ पहले, उसके बाद में वो ये सारे इक्विवेलेंट होगा सारे स्टेट के स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक से लेकर के। ये जो स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, दे आर नॉट अ सब्जेक्ट। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो बस एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो वहां पे एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है, जैसे पॉलिटी का सर एक हिस्ट्री बताते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे हैं कि हाँ भाई ये मैसूर वाले केस से वो सारी चीजें हुई, क्रीमी नॉन क्रीमी का, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, इसमें कोई रिसर्च ही नहीं हुआ है, कोई सब्जेक्ट नहीं तो रिसर्च नहीं हुआ है, और रिसर्च नहीं हुआ है तो काम वैसा है नहीं। तो एक पार्टिकुलर कल्मिनेशन ऑफ टॉपिक्स है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है मैटर को लेकर के कि भाई कहाँ से कंटेंट लाएं, कहाँ से एमसीक्यू करें, क्या सारी चीजें करें। तो इसमें आपको मोटा मोटी थोड़ा हिस्ट्री से ले लिए, थोड़ा ज्योग्राफी से ले लिए, थोड़ा पॉलिटी से ले लिए, इकोनॉमिक्स से ले लिए, थोड़ा करंट से ले लिए, और उसका बिहार में क्या कॉन्टेक्स्ट है उसको कवर अप करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। अमूमन जो है ना बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। यूपीएससी वाले बच्चे का बीपीएससी प्रीलिम्स में होता है, कई सारे मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ बिहार स्पेशल या जस्ट बिकॉज ऑफ झारखंड स्पेशल। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए कि मतलब कि ये भी मतलब कि कह सकते हैं मार्केट में कोई ऐसा सोर्स भी नहीं है कि जिसको हम कह दें कि हाँ भाई आप कर लो। जैसे अमूमन हम बोलते हैं ना कि पॉलिटी है तो एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लो, एक गाइड के रूप में आपका एक एटलीस्ट आइडिया हो जाता है, या हिस्ट्री है तो ऐसे तमाम तरह के स्टैंडर्ड बुक्स कर लो, आपका आइडिया हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक अलग अप्रोच को लेकर के जाना होता है कि उसके स्टेट स्पेसिफिक में बिहार में उस समय में क्या हो रहा था। जैसे लेटर सपोज की अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन, तो उस समय में बिहार में क्या हो रहा था। जैसे अभी सर ने बताया क्रीमी नॉन क्रीमी का, तो अभी बिहार में कास्ट सेंसस है, उसको अच्छे से कर लेना। तो ऐसे जो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है उसको कवर अप करना। जैसे अभी झारखंड का जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, तो अभी झारखंड में चीफ मिनिस्टर आपके अभी गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या इतिहास रहा है चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार होने का, कोई हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो किस प्रावधान से वो गिरफ्तार हुए हैं, किस प्रावधान से उनके पोस्ट से उनको हटाया गया रातों रात, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। और इसके लिए आपको करंट अफेयर्स
और स्टैटिक, और उसके राज्य में क्या उसका चल रहा है अप्रोच, उसको लेकर के चलना होगा। बस इतना ही चीज है। थोड़ा सा सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना करने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इस अप्रोच से लेकर के हम जाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पीसीएस, जितने हिंदी बेल्ट वाले हैं जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, आपका आरएएसबी हो गया, मध्य प्रदेश वाला हो गया, तो ये सब हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार में मैम और भी एक रहते हैं, मतलब कि जॉब्स वगैरह भी आपके आते रहते हैं। अभी तो अच्छा खासा जॉब आ रहा है। आप अगर उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अन्य भी एग्जाम्स जो बिहार में आते हैं उसको भी फिलअप आसानी से कर सकते हैं। तो एक अप्रोच बस वही होता है कि हमें स्टेट स्पेसिफिक को लेकर के जाना है। और एक और चीज मेरे अंदर एक प्रश्न था सर, वेद सर आपसे है कि सर हम ज्यादातर लोग जब बात करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला करके बात करते हैं, लेकिन आपसे मैं हमेशा बात करता हूं, मैं सीरियसली आपसे बहुत प्रभावित हूं कि आप जो ये व्यक्तित्व का निर्माण ये सारी चीजें करती है। तो क्या सर हम जब अपनी पढ़ाई के दौरान जब हम रहते हैं प्रीलिम्स या मेंस में, तो उस दौरान सर कई बच्चों को लगता है कि प्रीलिम्स मेंस होगा उसके बाद इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू देंगे हमारा हो जाएगा, तो ये कहां तक सही है? या फिर हमें शुरुआत से उस लेवल पे अपने निर्माण करना चाहिए व्यक्तित्व का? और एक इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू है क्या, थोड़ा जरा सर उसको जरा बता दें, क्योंकि वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है उसके लिए। एग्जैक्टली। तो दोस्तों जैसे सर ने पूछा कि व्यक्तित्व का निर्माण क्या है, मतलब इन शॉर्ट यही सवाल है वो, क्योंकि अल्टीमेटली वो यूपीएससी या फिर बीपीएससी या किसी भी पीसीएस में जो आप अंतिम चरण में पहुंचते हैं वो आपका साक्षात्कार ही होता है, यानी कि वो पर्सनैलिटी टेस्ट ही होता है। उसका नाम ही है पर्सनैलिटी टेस्ट, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण दोस्तों। और ये अगर आप सोचते हैं कि किसी मॉक इंटरव्यू को देने से बन जाएगा आपका जो व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी वो एक रात में डेवलप हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों गलत है। व्यक्तित्व मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों, मैं एक विचार हूँ, राइट, मैं एक विचार हूँ और मेरे साथ कई सारे विचार हो सकते हैं। ये जो मेरे विचार है ना, ये कई सारी परिस्थितियों से मिलकर बनते हैं। जैसी मेरी कंडीशंस हैं, जैसे हम आपके तीन सामने बैठे हुए हैं, हम तीनों एक विचार हैं और हम तीनों के पीछे अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। तो यदि आपको हमें जांच करना है कि सर वेद सर के बारे में जानना है, तो आप वेद सर की परिस्थितियों के बारे में जानिए, आपको वेद सर के विचार अपने आप समझ में आ जाएंगे। कई बार हमारे साथ समस्या ये होती है कि हम ऐसे व्यक्ति को जांचने का प्रयास करते हैं बिना उसकी परिस्थितियों के। जो दोस्तों, तो इस समय आप क्या कर रहे होते हैं? इस समय आप एटम की तरह उसको जांच करते हैं। एटम का मतलब होता है ना, उसका कोई उसकी परिस्थितियां नहीं होती है। एटम इज लाइक एन एटम। साइंस में आप एटम देखते हैं तो उसमें कोई उसकी परिस्थितियों नहीं काम करती उसके पीछे। लेकिन हम क्या है? हम मानव हैं। हमारा निर्माण हमारी परिस्थितियों से हुआ है और वही परिस्थितियां, वो जो कंडीशंस हैं, जो हमारे सर्कमस्टांसेस थे, वो हमारे विचार निर्मित करते हैं। वो विचार अगर आप, कई बार ऐसा होता है सर कि वो विचार ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि वो विचार, जैसे मैं 30-32 साल की बात करूं तो ये विचार मैं एक रात में कैसे तैयार कर सकता हूं? मेरे जो थॉट्स हैं वो थॉट्स मेरी 30-32 साल से मिलकर बने हुए हैं। अब मैं कैसे लोगों के साथ रहा हूं, मैंने कैसे तैयारी करी है, मैंने कैसे चीजों को ग्रहण किया, या मैं मेरे ऊपर मेरी जाति हावी है, या मेरे पे मेरा धर्म हावी है, या मेरे पे मेरी भाषा हावी है। तो सर ऐसे में समस्या ये होगी कि मैं उन सब चीजों को एक रात में नहीं बदल सकता, वो सब समय के साथ ही बदलती जाती हैं। और सर हमेशा हम दावा करते हैं अपने इस चैनल पे कि हमारा काम केवल यही है कि यहाँ पर फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल डाटा देना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण करना है, व्यक्तित्व में बदलाव करना है, और एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो प्रशासक के लिए जरूरी है। बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर। आप जब एसडीएम बनते दोस्तों तो आप एक प्रशासक बनते हैं, और उस प्रशासक के लिए जैसा व्यक्तित्व चाहिए जो कि पूरे समाज को अपना सके, पूरे समाज के लिए काम कर सके दोस्तों, तो इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण आप लगातार अपनी कक्षाओं में डिफरेंट सब्जेक्ट, जब हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो आप यहाँ पढ़ेंगे कई सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, समानता है, स्वतंत्रता, अधिकार। दोस्तों ये सुनने में बड़े छोटे हैं दोस्तों, लेकिन अल्टीमेटली इनका काफी महत्व है। और बिना समानता स्वतंत्रता के दोस्तों लोकतंत्र की आप प्राप्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र जरूरी आपके, लोकतंत्र भी आपका क्या कर रहा है, लोकतंत्र भी आपको ये जो स्वतंत्रता दे रहा है, हम जो बैठे हुए हैं, ये क्या है? लोकतंत्र की देन है। और इसी पर आधारित हम बात कर पा रहे हैं कि हम आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व से ही आप क्या निकालेंगे? आप अपने अंदर को बाहर निकालेंगे। सर आई वांट टू बिकम एन एसडीएम और आईएएस, वो कैसे संभव हो पाया? वो आपकी इसी स्वतंत्रता से संभव हो पाया। तो दोस्तों इस चीज का निर्माण तो लगातार आपकी कक्षाओं में चलता ही रहता है। जितने लंबा समय आपका कोर्स होता है उतना ही समय हमको मिलता है कि हम आपको शेप कर सकें। और वो शेप, फिर वही बात है कि अगर एक रात में करना चाहे दोस्तों तो वो असंभव है। वो सोचना भी अपने आप में मजाक की बात हो जाएगी कि नहीं सर मैं रातों रात जो है बदल चुका हूं और रातों रात मेरे में बदलाव हो चुका। दोस्तों आप मशीन नहीं है, आप मानव हैं। तो यहाँ पर लगातार आपके साथ जो कॉन्सेप्ट हम शेयर करते हैं, जिन मूल्यों पर हम बात करते हैं, बिकॉज वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स इन सम कॉन्टेक्स्ट। नो डाउट फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन जब हम फैक्ट्स और वैल्यूज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट। और उन वैल्यूज को इनकलकेट करने का काम ही दोस्तों हमारे द्वारा, यानी कि शिक्षक जो समुदाय है उसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको शेप किया जाएगा कि आपको ये महसूस हो जाएगा कि अब जब मेरी तैयारी हो चुकी है तो एसडीएम में और मुझ में अंतर सिर्फ इतना है कि हमारे बीच में एक एग्जाम है जिसका
जिसका नाम है बीपीएससी, वो क्वालिफाई करते ही मैं वैसा ही व्यक्तित्व प्राप्त कर चुका हूं और मैं एसडीएम बनकर इस समाज के लिए बेहतर कर पाऊंगा। तो इसका जो है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और लगातार हम इसमें आपका सहयोग साथ देते रहेंगे। बिल्कुल यानी सर ने बात की ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी की, आपके अंदर डे 1 से ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होनी चाहिए और आप धीरे धीरे उस क्वालिटी को और पॉलिश करेंगे और आप सीखेंगे कि आप उस क्वालिटी को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सर मुझे लगता है हमने जितनी बात की हमें ये समझ में आया कि पढ़ना सबको पड़ेगा, तुम क्लास में टॉप किए हो या क्लास में लास्ट आए हो, तुमने 3rd डिवीजन से ग्रेजुएशन किया है या आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, पढ़ेगा हर स्टूडेंट। क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस या हिस्ट्री हर स्टूडेंट को पढ़ना है। कोई भी स्टूडेंट बिहार का हो, झारखंड का हो, उसको उस स्टेट का स्पेशल उसको पढ़ना है। अगर हम भी बिहार के हैं, बिहार स्पेशल के हैं, बिहार का एग्जाम देना है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा बिहार स्पेशल। तो मतलब मोटा मोटी बात यह है कि मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए, पढ़ने के लिए तैयार रहिए, थोड़ा अपने आप जैसे विचारों की जब बात होती है मुझे लगता है विचार इसलिए भी काम के हैं क्योंकि आप उनके तहत मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहते हैं। अगर कोई है कि बोल रहे 12 घंटा सो रहे हैं तो क्या विचार है आपके? तो इस चीज को हम लेके चलेंगे। सर इसी बीच में आप मुझे बताइए जैसे कि मोटिवेशन की बात आती है, रूटीन की बात आती है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करने की बात आती है, टॉपिक वाइज रिवीजन की बात आती है, कोचिंग संस्थान का क्या रोल है और क्या सेल्फ स्टडी से ये पूरा काम हो जाएगा? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन आंसर देना चाहेगा? देखिए मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूं, हम सब कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं। आपको मतलब एक ऑनेस्ट आंसर जानना चाहते तभी आप यहां तक पहुंचे और इस वीडियो को देख रहे हैं। किताबें पढ़ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है, क्वेश्चन बन रहा है, कोई जरूरत नहीं कोचिंग की, कोई जरूरत नहीं है आपको कोचिंग की। अगर आपको किताबें पढ़ के चीजें खुद से समझ में आ रही है, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर बन रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन आप लिख पा रहे हैं, सर ने बोला व्यक्तित्व का निर्माण अगर आप कर पा रहे हैं, देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ कोचिंग। बहुत सारे टॉपर्स हैं बिना कोचिंग, हाँ बिना कोचिंग के करते हैं, इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर इस तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं हो पा रहा है तो वहां पे मैं कोचिंग नहीं कहूंगा मैम, उसको मैं कहूंगा मेंटोर। जैसे हम लोग यहाँ पे आकर के आपसे बात कर रहे हैं तो एक मेंटोर की आपको जरूरत होगी। वो मेंटोर आप कोई भी रख सकते हो, हमें ये नहीं बोल रहे कि आप हमें ही अपना मेंटोर चुनिए, ऐसा कुछ हम नहीं बोल रहे। जो भी आपके हो सगी संबंधी, जो उससे रिलेटेड हो, जो ऑलरेडी एग्जाम्स को क्लियर कर रखे हो, कंपैटिबिलिटी भी होता है। आप हमारे वीडियोस देख लीजिए, बाकी वीडियोस भी देख लीजिए, जहां आपको कंपैटिबिलिटी लगता है कि इनका बात हमको बुझा रहा है, हाँ समझ में आ रहा है एकदम, बस वही वाली मैम ने बात कही, कोई रिंग भिरिंग नहीं। जो चीज आपको देख करके समझ में आ रहा है, जिसका भी भाषा आपको समझ में आ रहा है, जो जिसको लग रहा है कि हाँ भाई इससे हम पॉलिटी पढ़ लेंगे तो हमारा काम निपट जाएगा, इससे हम करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो हमारा काम निपट जाएगा, चाहे इससे हम बिहार स्पेशल पढ़ लेंगे तो हमारा काम निपट जाएगा, बस उनको पकड़ लीजिए। पकड़ लीजिए कहने का मतलब ये नहीं कि पकड़ लीजिए, मतलब कहने का मतलब कि भावनाओं को समझिए कि उनकी क्लासेस को, उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनके लेक्चर्स को पकड़ लीजिए और फिर उसके बाद आप देखिए आपके अंदर परिवर्तन आएगा। लेकिन आपको फैसला करना होगा कि अब ऐसा नहीं कि हाँ आज मतलब कि आज इनका देख लिए, आज उधर देख लिए, वो थोड़ा रिसर्च करके एक बार आइए, लेकिन एट द एंड आपको फैसला करना पड़ेगा। अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो आपको फैसला करना पड़ेगा, मुझे करंट अफेयर्स मैम का पढ़ना है, मुझे पॉलिटी सर का पढ़ना है, और फिर उसके बाद आंख बंद करके भरोसा कीजिए। भले ही असर जो है आपको 6 महीना साल भर लग जाए, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है मैम कि कैसे हम उस चीज को लेकर के जाएं, जिस मतलब चुनना। आजकल यूट्यूब पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें नजर आती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नजर आते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि सब, मैं ये नहीं बोल रहा कोई गलत सही, सब सही है, आपको किन से समझ में आ रहा है। और मैम एक इसमें मैं ये भी बोलूंगा कि इसमें टेस्ट सीरीज किस हिसाब से इंपॉर्टेंस है, इसको आप जरा बता करके थोड़ा एक मतलब एकदम लास्ट में थोड़ा बता दी कैसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। तो मतलब धरातल की बात यह है कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं मतलब ऐसा भी होता है सर पता है क्लास ले लिया, किताब ले ली, पढ़ भी रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं दिमाग से ऐसे ऊपर जा रहा है। तो आप थोड़ा ना अपने अंदर डिसिप्लिन भी लेकर आइए, अपने अंदर कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब चीजें भी लानी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है एक्सरसाइज कर लें या योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें, वो भी आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। रूटीन अच्छा रखिएगा और थोड़ा सा अपने आप को डेविएट मत होने दीजिएगा। आजकल आदत है यूथ को कि बैठ के ऐसे रील देख रहे हैं और देखते देखते बहुत समय भी बीत जाता है, और उससे क्या होता है कि दिमाग में ना एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अगर आदित्य सर की भी क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, सुन रहे हैं बस,
तो वो चीज से आप अपने आप को निकालिए। जहां तक बात आती है टेस्ट सीरीज की, तो हमेशा अपने आप को चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने पढ़ लिया, अभी एक वीक मैंने पढ़ लिया, और जैसे करंट अफेयर्स की मैं टेस्ट ले लूंगी सैटरडे को, तो आप टेस्ट में कितना मार्क्स ला रहे हैं, कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं, है ना। हम सब स्क्रब की तरह हैं, तो अब हम कितना उसमें एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा, तभी तो आप निचोड़ के एग्जाम में डालिएगा। तो आपको ये बार बार अपने अंदर टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज में सिर्फ एक ही क्यों, आप 2-3 संस्थान के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। जितना क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन बनाना है, और अल्टीमेटली पता है आपको, जो एग्जाम होगा 12 बजे से 2 बजे दिन तक होता है एग्जाम, आपको अपना नफ्स भी टटोलना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन आता है उससे मतलब नहीं है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ज्यादातर बच्चे इजी क्वेश्चन के कारण एलिमिनेट हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन देख के हम एक्साइटेड हो गए, एकदम सीधे एड्रेनालाइन जो है निकलने लगा और लगे कि नहीं, तुरंत टिक कर देते हैं। आप पहले अपने आप को काम रखिए, कूल रखिए। ये कैसे होगा? ये ब्रेन ट्रेनिंग से होगा। ब्रेन कैसे ट्रेन होगा? ब्रेन आपका ट्रेन होगा जब आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है। विराट कोहली भी मैच खेलने जाता है सर, तो ऐसे मैं क्रिकेट के बारे में कम जानती हूँ, लेकिन टेस्ट प्रैक्टिस मैच तो देता रहता है कि टेस्ट कर रहे हैं हम। तो आपको भी टेस्ट बार बार करना पड़ेगा। मैक्स वर्स्टेपेन मुझे बहुत पसंद है, तो वो F1 रेसिंग में हमेशा सारे जीत जाते हैं, सारे जितने ग्रैंड प्रिक्स से जीत जाते हैं, लेकिन वो भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि अच्छा एग्जाम वो जो जाएंगे ग्रैंड प्रिक्स में तो वही प्रैक्टिस हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी एग्जाम देते हैं कि अच्छा BPSC एग्जाम दे रहे हैं तो उसी में प्रैक्टिस हो जाएगा, तो उसके बाद दूसरा एग्जाम देंगे। नहीं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और टेस्ट सीरीज के जरिए आप प्रैक्टिस कीजिए। तो हमने ओवरऑल यही बातें समझी कि हमें पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड रखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा खाना भी खा लिया कीजिए बीच बीच में, जब ऐसे लेजी फीलिंग आए थोड़ा देर सो भी लिया कीजिए, ऑफ भी ले लिया कीजिए। किसी दिन ऐसा हो कि पूरा ही दिन सो जाओ। और हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जानना चाहेंगे वेद सर के से कि सर आपको क्या लगता है कैसे पाएं इस एग्जाम में सफलता? अपनी परिस्थितियों को देख लीजिए दोस्तों, जो हमारी कंडीशंस है ना, वही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होती हैं। और उन परिस्थितियों से कुछ सीखिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत लोग देते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है जो आपकी परिस्थितियों से आपको मिलता है। और अगर बहुत नहीं मिल पाता है तो माता पिताजी के हाथ देख लीजिए, उनके जो हाथ है ना बच्चे, ये हाथ की लकीरें भी कई बार घस जाती हैं आपके लिए काम करते करते। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो माता पिता ही हमारे लिए हैं। उनको ध्यान से देखिए और उनकी आंखों में देखिए, तो वो जो सपना आपको दिखेगा उनकी आंखों में आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, वही आपके लिए मोटिवेशन होने वाला है। और इस तरीके से आप आगे बढ़िए कि जीवन में न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी कुछ कर पाए, ताकि आगे जाने वाले समय पर भी कम से कम ये रहे कि नहीं, एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा इंसान दिलों में रहे हमेशा। जैसे कि आज APJ साहब जो है हमारे दिलों में है, या अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद हमारे दिलों में, दोस्तों गांधी हमारे दिलों में है। तो इस तरीके से काम कीजिए कि जीवन में आगे आने वाली पीढ़ी भी आपको याद रखे। लेकिन जरूरी वही है कि आने बड़ा पद जो है बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है, तो उस जिम्मेदारी को कल्पना न लेकर उसके लिए व्यवहार में काम करें। प्रैक्टिकल काम करना बहुत जरूरी है, और प्रतिबद्धता से, डेडिकेशन से, ये जो बताया इन्होंने कि सोना नहीं है, ये है वो है, तो उस चीज पे काम करें थोड़े समय के लिए दोस्तों। इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। अंबानी नहीं बनता अगर नहीं बनता अगर वो 1 रुपए जमा करता दोस्तों। अंबानी इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने छोड़ना सीखा है। तो आपने बहुत कुछ छोड़ा हुआ है, यकीनन आपने बहुत कुछ छोड़ा हुआ है, थोड़े समय के लिए कुछ और छोड़ना है दोस्तों। और यकीन मानिए ईश्वर आपको उतना दे देंगे जितना आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। लेकिन जरूरी है कि आप उसको छोड़िए, जो भी फिलहाल आपने चिपका के रखा हुआ है उसको थोड़ा दूर कर दीजिए। अब चाहे वो आलस्य है, चाहे वो नींद है, चाहे वो आप कुछ भी मान सकते हैं, थोड़ा सा उसको अलग कर दीजिए। आपको ईश्वर उतना दे देगा जितना दोस्तों आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और यदि अभी तक नहीं हुआ है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आपके मन से नहीं हुआ इसका मतलब है कि ईश्वर के मन से हो रहा है। और दोस्तों ईश्वर के मन से हमेशा आपके मन से बेहतर ही होगा। तो इस तरीके से आगे बढ़िए दोस्तों, और आप सबके भविष्य की कामना हम लोग करते हैं। लगातार इस चैनल से आप जुड़े रहिए। BPSC उत्कर्ष से आपको काफी सारी चीजें आप पर सीखने को मिलेंगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जितनी डेप्थ हो सकती है, जितना भी आपके उस व्यक्तित्व के लिए हम काम कर सकते हैं, फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल काम कर सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ हम सभी तीनों शिक्षक आपके सामने, पूरी BPSC टीम, पूरा उत्कर्ष परिवार आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार है, आभार व्यक्त करता है। और यहीं पर दोस्तों हम लोग इस सेशन को समाप्ति पर बढ़ाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।